मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में सभी व्यूअर्स एवं सभी छात्र छात्राओं का पुनः स्वागत है। बच्चों, हमारा एल्कोहल, फिनॉल और ईथर का अध्याय चल रहा था। उसका अंतिम टॉपिक चल रहा है जिसके अंतर्गत हमने ईथर का इंट्रोडक्शन, नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म इत्यादि संबंधित प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त किया था पिछले कालांश में। आज हम ईथर के मेन टॉपिक पे आ गए हैं। आज के कालांश में हम ईथर को बनाने की विधियों की चर्चा करेंगे। हम जानेंगे कि वो कौन कौन सी विधियां हैं जिनसे हम ईथर को बना सकते हैं। सामान्यतः जो आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में है उन्हीं विधियों की चर्चा की जाएगी। लेकिन इस बात को आपको ध्यान रखना है, कॉन्सेप्ट पूरा होगा, यानी आपके साथ वह प्रश्न भी होंगे जो आपके बोर्ड परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। साथ साथ उन प्रश्नों को भी बताया जाएगा जो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी बहुत अधिक पूछे जाते हैं। चलिए, रसायन विज्ञान के इस खूबसूरत से चैनल में मैं आनंद सरबरिया, हम और आप मिलकर एक नई हेडिंग लगाने जा रहे हैं, ईथर बनाने की विधियां। बच्चों, हम 3 विधियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम एल्कोहल के निर्जलीकरण से ईथर किस प्रकार बनता है इस बात को जानेंगे। विलियमसन संश्लेषण द्वारा ईथर कैसे बनाया जाता है इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और एल्काइल हैलाइड से सिल्वर ऑक्साइड की रासायनिक अभिक्रिया द्वारा ईथर कैसे बनता है इस बात को भी हम जानेंगे। पूरी केमिस्ट्री की चर्चा करेंगे, मैकेनिज्म के साथ व्याख्या की जाएगी। चलिए हेडिंग लगाते हैं, एल्कोहल के निर्जलीकरण से। हमने अभी एल्कोहल ले लिया, सामान्यतः इथेनॉल ले लेते हैं बच्चों। अभी हम इथेनॉल लिया। जब इथेनॉल को यहां कुछ और भी लिखना है इसलिए छोड़ा है, सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यदि हम इसको केल्विन में लिखेंगे तो 413 केल्विन लिख सकते हैं। जब इतने ताप पर इसको गर्म करते हैं इथेनॉल को, तो इसके दो मॉलिक्यूल मैं लिख दे रहा हूं, CH3CH2OH, और एक और लिख रहा हूं इसका मॉलिक्यूल। इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में मिलकर जल को निकाल देते हैं। निर्जलीकरण होना है, यानी जल का निकलना होना है। जल को एलिमिनेट कर देते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है CH3CH2OCH2CH3, यानी कि प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा वह ईथर बन जाता है। यानी ईथर बनाने की यह एक विधि है। इसमें क्या है कि जो हमारा एल्कोहल है, एल्कोहल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट ईथर बनता है। बच्चों, यहां ताप की बहुत अधिक उपयोगिता है। यदि हम ताप बढ़ा देंगे और रिएक्शन यही करेंगे, अगर ताप 140 पहुंच जाए बढ़कर, जिसको बोलेंगे 443 केल्विन में, ये, तो इसमें एलिमिनेशन एक ही मॉलिक्यूल में हो जाएगा। अभी एलिमिनेशन 2 मॉलिक्यूल में हुआ था और ईथर प्रोडक्ट बना था। अब एलिमिनेशन में यहां से OH और यहां से H निकलकर जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वह एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर तापमान बढ़ाएंगे तो एल्कीन मेजर प्रोडक्ट के रूप में आएगा। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है, पहली बात तो, ठीक है ना। तो एक सामान्य अगर जानकारी लेंगे तो आपको बनाने की विधि मिल गई है, लेकिन इसकी मैकेनिज्म भी आपकी एनसीईआरटी की पुस्तकों में है और वो आपकी परीक्षाओं में आती है, तो उसको भी आपको ध्यान से देखना है। मतलब ये पूरा कॉन्सेप्ट ही आपका आता है, इसमें कंपटीशन वाला और एनसीईआरटी वाला कॉन्सेप्ट एक सा है बिल्कुल। चलिए इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। मैकेनिज्म में क्या होता है, जो एसिड है H2SO4 हमारा एसिड है, इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा और यह H+ प्रोवाइड कराएगा और HSO4, कहानी यहां से चालू होती है बच्चों, है ना। कहानी यहां से चालू होती है, इससे होगा क्या। अच्छा, आपको याद रखना है यह मैकेनिज्म बच्चों
SN2 मैकेनिज्म होती है, फेमस SN2 मैकेनिज्म में चर्चा आपको एल्काइल हैलाइड में बताया था, छोटी छोटी जानकारियां देंगे कभी। पूरा देखना है तो SN2 मैकेनिज्म के नाम से एक वीडियो पड़ा हुआ है, उस पर आप जाके देख सकते हैं। पहले स्टेप में क्या होगा, ये कॉमन रिएक्शन हो गई। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो एल्कोहल है हमारा CH3CH2OH, ये एल्कोहल है, इस पर ये प्रोटॉन जाके अटैक करेगा। क्या करेगा इस पे ये प्रोटॉन अटैक करेगा, और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। यह देखेगा भाई ऐसा कौन सा पार्ट है जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। ये बात आप कई बार पढ़ चुके हैं, अब आपको समझ में आने लगा होगा। प्रोटॉन यहां जाकर अटैक करेगा, चूंकि यहां उसे इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, तो क्या करेगा भाई, CH3CH2OH, और यह ऑक्सोनियम आयन बन गया, ऑक्सोनियम आयन बन गया। पहले स्टेप में यह होगा, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में क्या होगा, जो कि इसका मेन स्टेप होता है बच्चों, यही RDS होता है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो एल्कोहल है, ये जो एल्कोहल है, यह ऑक्सोनियम आयन पर अटैक करेगा। इसको थोड़ा ऐसे लिख दें, क्योंकि आपको इसी तरह की उपयोगिता होने वाली है। रिएक्शन जो होगी, यह इस पे अटैक करना चाहेगा, और यह इस कार्बन से कहेगा भाई तुम मेरे साथ जुड़ना चाहते हो। कार्बन जो है, चूंकि यह अनस्टेबल स्पीसीज है, चूंकि यह कार्बन भी देख रहा है कि यह H2 अभियाल ही निकलने वाला है। अगर जब H2 निकल जाएगा तो मुझ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जब मुझ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा तो क्यों ना हम इससे ही बंध बना लें, हमारा पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज भी कम हो जाएगा, और साथ में हमारा काम भी चल जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। तो होगा क्या, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होगा, और यह बॉन्ड मजबूत होने लगेगा, यानी कि एक इंटरमीडिएट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट, और यही इसका RDS होता है, यही इसका रेट डिटरमाइन स्टेप होता है, जहां पे ये जो न्यूक्लियोफाइल है, यह न्यूक्लियोफाइल इससे बॉन्ड बनाने लगेगा, और H2O का बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड इसका वीक होने लगेगा, और एक इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट आएगी। क्या होगा, CH3CH2OH को यहां डाल दिया बच्चों हमने, OH को यहां डाल दिया, और यहां से एक बंध बनने लगेगा CH2CH3, और ये वाला जो बंध है, ये वाला बंध वीक होने लगेगा, ये वाला बॉन्ड धीरे धीरे वीक होने लगेगा, और ये वाला बॉन्ड यहां से बॉन्ड बनने लगेगा। ये जो बॉन्ड है इस साइड से बनने लगेगा, और यहां का बॉन्ड धीरे धीरे ब्रेक होने लगेगा, यानी यह ट्रांजिशन स्टेट बन गई। एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। अगले स्टेप में क्या होगा, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, इसी के आगे लिख दे रहा हूं मैं भी, ये जो ट्रांजिशन स्टेट है, यह बहुत तेजी से क्या करेगी, यहां से वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगी, और इसका वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देगी। अच्छा, चार्ज और लिख दें बच्चों, इस पे प्लस आ गया, और इस पे सॉरी इस पे, हाँ इस पे प्लस आ गया, इसमें H2O निकलेगा तो डेल्टा प्लस इस पे भी रहेगा। होगा क्या, अगले स्टेप में यहाँ H2O निकल जाएगा, और H2O निकलकर बनेगा CH3CH2OH प्लस, और यह न्यूट्रलाइज हो गया। यह क्या हो गया, यह न्यूट्रलाइज हो गया CH2CH3। ये इसका दूसरा स्टेप हो गया। फिर एक ऑक्सोनियम आयन बना, एक नया ऑक्सोनियम आयन फिर बना। तीसरे स्टेप में क्या होगा, ये जो नया ऑक्सोनियम आयन बना, क्योंकि पहले सबसे जब हमने रिएक्शन चालू की थी, उस रिएक्शन में हमारे पास H प्लस का यूज हुआ है, अभी उसका HSO4 यूज नहीं हुआ है, तो वो जो HSO4 है वह इस पर आके अटैक करेगा, HSO4 इस पर आकर अटैक करेगा, और इसका जो प्रोटॉन दिया था बस वह प्रोटॉन वापस ले जाएगा, और प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2OCH2CH3। HSO4 इस प्रोटॉन को ले जाएगा, ये प्रोटॉन HSO4 ले जाएगा,
और फाइनल प्रोडक्ट हमारा ईथर बन गया। क्या बन गया? ईथर बन गया। नोट करो उसको, नोट करो बच्चों। चलिए नोट कर लिया आपने। क्या हुआ है मैं दोबारा एक रिकैप दे देता हूं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, जो हमारा एसिड है, ये तो कॉमन स्टेप है इसका, ये चूंकि एसिड है नहीं भी लिखें तब भी काम चल जाता है। H प्लस प्रोवाइड कराएगा। यह H प्लस न्यूक्लियोफिलिक सेंटर पर अटैक कर कर ऑक्सोनियम आयन बनाएगा। ये जो ऑक्सोनियम आयन है वह एल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल से एडिशन करेगा और नया बॉन्ड जनरेट करेगा इस कार्बन से, और यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। यह बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इससे H2O निकल जाएगा। ये ऑक्सोनियम आयन H2O के फॉर्म में निकल जाएगा और एक नया ऑक्सोनियम आयन बनेगा। इस नए ऑक्सोनियम आयन का, क्योंकि सबसे पहले स्टेप में H प्लस दिया था H2SO4 ने, वह अपने H प्लस वापस ले जाएगा और ईथर बन जाएगा आपका मेन प्रोडक्ट। ये इसकी मैकेनिज्म में आ सकती है बेटा, है ना, मैकेनिज्म की चर्चा करनी है। हमने जब भी आपको पढ़ाया था बच्चों, SN2 मैकेनिज्म जब भी होती है, अगर हमारा कायरल कार्बन आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? इन्वर्जन हो जाएगा, क्योंकि जो नया न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो रियर साइड से आ रहा है, वो बैक साइड से आ रहा है। इसलिए इसमें जो नया प्रोडक्ट बनेगा उसका कॉन्फ़िगरेशन इन्वर्ट हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर डी का होगा तो एल का हो जाएगा। इसकी पूरी चर्चा आपको देखना है तो SN2 मैकेनिज्म में आप आसानी से देख सकते हैं। चलिए इसके बारे में कुछ फैक्ट देखें, क्या क्या बातें हम जान चुके हैं। हम कुछ फैक्ट की बात करें, ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो इसमें हमें समझ में आ रही हैं। सबसे पहले तो यह आ रही है कि जो रिएक्शन है वह लो टेम्परेचर पर होनी चाहिए। किस पे होनी चाहिए भाई? रिएक्शन लो टेम्परेचर पर होनी चाहिए, यानी कि अप्रोक्स जो लिखा है उसमें 140 डिग्री सेंटीग्रेड लो टेम्परेचर पर होना चाहिए। यदि यदि टेम्परेचर हाई हो जाए तो तब क्या होगा? एल्कीन बनेगा, एल्कीन मेजर होगा। अगर टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। ये बात को भी आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, चूंकि हम एक बात और भी देख रहे हैं बच्चों, SN2 तो हो ही रही है, अगर यहां पे ऐसा एल्कोहल लिखा हो CH3 CH2, थोड़ा आप सही से लिख दें, CH3 और HOH, इस तरह का एल्कोहल, जो 2 डिग्री एल्कोहल है। न्यूक्लियोफाइल चूंकि बच्चों रियर साइड से आ रहा है, ये दूसरा मॉलिक्यूल जो है ना RDS में, यह बैक साइड से आ रहा है, और बैक साइड से हमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल मिल रहे हैं। बड़े बड़े मॉलिक्यूल मिलेंगे तो इसको आने में बाधा उत्पन्न होगी। क्या उत्पन्न होगी भाई? इसको बाधा उत्पन्न होगी, अर्थात यहां जितना हिंड्रेंस कम होगा, यहां जितनी बाधाएं कम होंगी, उतना जल्दी हमारा न्यूक्लियोफाइल जो आ रहा है सेकंड वाला, जो ऑक्सीजन से मिलाकर ऑक्सोनियम आयन बना रहा है, यह जल्दी आएगा। अर्थात हिंड्रेंस कम होना चाहिए। इसलिए इनकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, चूंकि SN2 में हमने पहले भी बताई थी आपको, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री होती है। इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वह 1, 2 और 3 डिग्री होती है। यानी सबसे जल्दी अगर डिहाइड्रेशन होगा, ईस्ट डिहाइड्रेशन किसमें होगा? 1 डिग्री अल्कोहल में होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? इसमें लेस हिंड्रेंस होता है, इसमें सबसे कम हिंड्रेंस होता है। इसलिए सबसे ज्यादा ईज, आसानी से डिहाइड्रेशन इस 1 डिग्री में हो जाता है। सबसे देर में इसमें होगा, सामान्यतः इसमें होता ही नहीं है डिहाइड्रेशन आसानी से। ठीक है नहीं? अब क्या होगा भाई? तीसरा फैक्ट की बात करें, ये फैक्ट ना मान लें हम, इसको लिमिटेशन मान लें। ये फैक्ट, इसकी लिमिट है। लिमिटेशन की बात कर लें, इसकी सीमाएं क्या है, वो फैक्ट भी है, उसकी लिमिटेशन है। जो जो यह विधि जो है निर्जलीकरण की, यह मुख्यतः सममित, अब सिमिट्रिकल ईथर हम जान चुके थे ना, सममित ईथर
के बनाने में काम आती है, बनाने के लिए उपयोगी। किसके लिए उपयोगी है? केवल सममित ईथर बनाने के लिए ज्यादा उपयोगी, क्योंकि एक से ईथर के एक से अल्कोहल के दो मॉलिक्यूल आएंगे और दोनों में आर कॉमन होगा। यह आर जो है ना, यह कॉमन रहेगा और ये सिमेट्रिकल ईथर है। ये कैसा है? यह ईथर सिमेट्रिकल है, ओ के दोनों पक्षों में जो कार्बन है वो एक से है, अर्थात सममित ईथर बनाने के लिए ज्यादा उपयोगी विधि है। अगर हम अलग अलग ले लें अल्कोहल, जैसे हमने ले लिया ROH और R-OH, अगर हम ये ले लें ROH और R-OH ले लिया और हमने हीट किया 443 केल्विन पर, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 भी डाला, तब क्या होगा? इन दोनों मॉलिक्यूल में भी रिएक्शन हो सकती है, यानी कि ROR बन सकता है। इन दोनों में भी हो सकती है, R-OR बन सकता है, और इन दोनों में भी हो सकती है, यानी कि ROR भी बन सकता है। अर्थात क्या बन जाएगा? मिक्सचर बन जाएगा। जो ईथर का होगा वो ईथर का मिश्रण बनेगा। यानी कि इसमें केवल किसके लिए? इसकी मुख्य लिमिटेशन क्या हो गई? केवल सममित ईथर के लिए ज्यादा उपयोगी है। अगर सिमेट्रिकल ईथर बनाना है हमें, जिसके दोनों पक्षों में जो आपके कार्बन है वो एक समान है, तब तो ठीक है। अगर हम असममित ईथर बनाने का प्रयास करेंगे तो हमें कई प्रकार के ईथरों का मिक्सचर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? तो पहली आपकी विधि जिसमें हमने पढ़ा एल्कोहल का निर्जलीकरण से ईथर कैसे बनता है, इसको आपको नोट कर लेना है। टेम्परेचर की उपयोगिता को ध्यान में रखना है, नहीं तो आपका प्रोडक्ट बदल जाएगा। ये भी आपको याद रखना है, ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा अगर तो 140 लिखा है बच्चों, ये गलत लिखा है लगता है ना, 170 आएगा। कितना आएगा? शुरुआत में 140 लिख गया ना, 170 आएगा, है ना 170 केल्विन पर डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसकी बहुत व्यापक उपयुक्तता है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण विधि है, इसको नोट कर लो। अगली हेडिंग लगाते विलियमसन संश्लेषण द्वारा। अच्छा, विलियमसन संश्लेषण लगाने से पहले इसकी एक बात और जान लें हम, कि हमने जाना था इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी थी डिहाइड्रेशन में 1, 2 और 3 डिग्री थी। अर्थात 1 डिग्री अल्कोहल जो होगा वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सबसे जल्दी डिहाइड्रेशन हो जाएगा, क्योंकि उसमें हिंड्रेंस सबसे कम होता था। यदि हम 2 डिग्री अल्कोहल हम ले लें और इसकी हम अगर 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन करा दें, क्योंकि इसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन थोड़ा कम होता है। मैं क्या कह रहा हूं? इसमें रेट ऑफ डिहाइड्रेशन थोड़ा कम होता है, तो इसमें कंपेरिजन इससे कम होता है ईथर बनाने के लिए। तो इसमें क्या होगा? दोनों डिहाइड्रेशन होने की संभावना है। क्या कह रहा हूं मैं? दोनों डिहाइड्रेशन होने की संभावना है। और अर्थात इसमें जो बने, इसमें तो 1 डिग्री में तो क्या बनेगा बच्चों? 1 डिग्री में तो ईथर बनेगा, लेकिन 2 डिग्री में ईथर तो बनेगा, यह मेजर होगा, लेकिन कुछ मात्रा में आपका एल्कीन भी बनेगा, यानी कि इनका मिक्सचर बनेगा। प्रश्न यह भी आ जाता है, अगर 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हो रहा है और नॉर्मल कंडीशन में भी हो रहा है, लेकिन उसमें कुछ मात्रा में एल्कीन भी बनेगा बाई प्रोडक्ट, अर्थात मिक्सचर बनेगा ईथर और एल्कीन का। अगर हमारा 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, इसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते ही नहीं है। कंडीशन अगर यही भी रहती है तब भी हमारा ईथर नहीं बनेगा। और मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। तो आपको याद रखना है बच्चों, ये वाली बात डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, जैसे हम लिख रहा हूं रिएक्शन किससे हो रही है? एल्कोहल से हो रही है, और एल्कोहल लिखे ना, एल्कोहल से रिएक्शन हो रही है। कंडीशन क्या है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 है, 140 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। अगर 1 डिग्री होगा ईथर बनेगा, 2 डिग्री होगा
ईथर प्लस एल्कीन का मिक्सचर बनेगा और 3 डिग्री होगा तो एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा? 3 डिग्री में एल्कीन बनेगा। इन कंडीशनों में भी मुख्य उत्पाद के रूप में एल्कीन बनेगा आपका। इस बात को भी आपको नोट करना है, ठीक है ना। ये प्रश्न भी आपका बहुविकल्पीय में आ जाता है। चलिए अब रिएक्शन लगाते हैं हम, विलियमसन सिंथेसिस। इसमें बताया गया है जब एल्काइल हैलाइड को, ये हमने एल्काइल हैलाइड लिखा, सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, किसके साथ? एल्काइल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूशन हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक, X की जगह पे OR आ जाता है। अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है ये, यानी ROR बन जाता है, ईथर बन जाता है भाई। ईथर बन गया और NaX यहां से एलिमिनेट हो जाता है। चलिए एक एग्जाम्पल लिख देते हैं। हमने लिखा C2H5CBr, Br लिख दूं मैं, प्लस C2H5ONa। इसको थोड़ा सा हीट किया और हीट करने पर बना C2H5O प्लस NaBr। यह इसकी रिएक्शन होती है। इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करनी है बच्चों। मैकेनिज्म बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। इसकी जो मैकेनिज्म आती है उसका क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, कई से बहुत से क्वेश्चन। चलिए इसकी मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। यह भी फेमस मैकेनिज्म है बच्चों, ये भी बहुत उपयोगी आती है और सामान्यतः यह मैकेनिज्म भी SN2 द्वारा ही होती है। यानी मैकेनिज्म वही रहेगी, यानी एक न्यूक्लियोफाइल होगा वह रियर साइड से अटैक करेगा और सब कुछ वही होने वाला है जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। पहले स्टेप में क्या हो बच्चों, ये भी ध्यान रखना है, जो सोडियम एल्कोक्साइड है या सोडियम फिनॉक्साइड भी हो सकता है, फिनॉक्साइड की भी बात करेंगे, यहाँ पे फिनॉल की भी बात करेंगे। सोडियम एल्कोक्साइड सामान्यतः एल्कोहल से ही बनाते हैं, यानी कि ये भी याद रखना आपको। मैकेनिज्म अभी बताता हूं। जो सोडियम एल्कोक्साइड है, हमने कहा सोडियम एथोक्साइड बनाना है तो इथेनॉल पर सोडियम की रिएक्शन करा देते हैं तो सोडियम एथोक्साइड बन जाता है। इसी प्रकार फिनॉल पर NaOH की रिएक्शन करा देते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। ये बनाने के लिए ये रिएक्शन करनी पड़ती है, इनको लिखेंगे नहीं। एक प्रश्न यहां भी बनता है बच्चों कि यहां सोडियम की रिएक्शन और यहां NaOH की रिएक्शन क्यों? ये सस्ता मटेरियल है बच्चों। क्या कह रहा हूं मैं? ये सस्ता केमिकल है, यहां इसी से काम चल रहा है तो हमने इससे फिनॉक्साइड, यहां सोडियम लगाएंगे तब भी रिएक्शन हो जाएगी, लेकिन सोडियम महंगा केमिकल है इसलिए सोडियम हाइड्रोक्साइड से ही काम चला लें। लेकिन यहां सोडियम हाइड्रोक्साइड से काम नहीं चल सकता था। ये भी हमने पढ़ा है आपको बच्चों कि फिनॉल जो है यह सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, सॉरी एल्कोहल जो है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन नहीं करता है। ये इसमें डिस्टिंग्विश भी था, अंतर भी था। तो यहाँ सोडियम मजबूर है, हमारे सोडियम लेना हमारी मजबूरी थी। यहाँ सोडियम के बगैर काम चल सकता था तो हम ये ले लेंगे, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना, ये प्रश्न भी आ जाता है कभी कभी। चलिए क्या होगा, पहले स्टेप में हम इसी रिएक्शन की मैकेनिज्म लिख दे रहा हूं मैं। पहले स्टेप में क्या होगा, जो सोडियम एथोक्साइड है जो कि आयोनिक कंपाउंड है, इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, एथॉक्सी आयन बनेगा और सोडियम आयन बनेगा, ठीक है ना। ये इसका पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो इथॉक्सी आयन है अब यह एल्काइल हैलाइड पर जाके अटैक करेगा, जो कि मैंने पहले भी बताया था। क्या होता है भाई? C2H5O नेगेटिव प्लस CH2CH3Br, इस पे नेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव है। इसको बढ़िया सा पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये कहेगा भाई मेरे साथ रिएक्शन करोगे। कार्बन भी तैयार है क्योंकि कार्बन चाहता है ब्रोमीन को निकालना, ब्रोमीन एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। ये भी हमने आपको बताया था बच्चों, ब्रोमीन जो ब्रोमाइड आयंस है Br नेगेटिव, एक बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है और ये बहुत अच्छा अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है। दोनों ही अच्छे हो गए, लीविंग ग्रुप भी अच्छा है, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा है, तो रिएक्शन तुरंत प्रोग्रेस होने लगेगी। होगा क्या, यह इस पर अटैक करेगा और इससे जुड़ना चालू कर देगा, या इससे जुड़ना चालू कर देगा। किससे? और ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चालू हो जाएगा।
ये वाला जो बॉन्ड है यह ब्रेक होना चालू है, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होना चालू हो जाएगा और यह इसकी इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। क्या बनेगी? इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट बनेगी और यही इसकी RDS भी होगी, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी यही होगा और इंटरमीडिएट ट्रांजिशन स्टेट भी इसमें आपकी बनेगी। अगले स्टेप में क्या होगा? तीसरे स्टेप में माने ये जो मॉलिक्यूल है, ये वाला जो इंटरमीडिएट, मैं इसको साथ में ही लिख दे रहा हूं अभी, यह तेजी से क्या करेगा, जैसे ही इसके पास तीसरे स्टेप में ये वाला लिखना पड़ेगा आपको, जैसे ही Na+ आया और Na+ जैसे ही आएगा इसका Br नेगेटिव निकाल देगा। अभी तो ये तो पहले से निकलना चाह रहा था, ये पहले से ही निकलना चाह रहा था, लेकिन Na+ ने इस बात को और बल दे दिया कि भाई तू अच्छा लिविंग ग्रुप है, मैं तुझे लेने आया हूं, तू मेरे साथ आ जा। और NaCl Na इस Br को ले जाएगा और C2H5OCH2CH3 यानी कि ईथर बन गया, ईथर मेन प्रोडक्ट बन गया और NaBr यहां से निकल गया। तो ये इसकी मैकेनिज्म है। इसमें एक बात को ध्यान रखना है बच्चों, ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये रियर साइड से अटैक कर रहा है, अर्थात यहां जितना कम हिंड्रेंस होगा, फिर मैं वही बात दोहरा रहा हूं, यहां जितना कम हिंड्रेंस होगा उतनी जल्दी यह इस पर अटैक करके इस Br को बाहर निकाल देगा। इस बात को ध्यान रखना, अर्थात इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होगी भी इसकी भी 1, 2 और 3 होगी। इसमें भी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 1, 2 और 3 होगी, अर्थात 1 डिग्री मोस्ट रिएक्टिव होगा, सामान्यतः एक ही प्रोडक्ट बनेगा, दूसरी बात सोचेगा ही नहीं वो कार्बन। लेकिन 2 और 3 में कुछ बातें बदल सकती हैं, उनकी भी चर्चा की जाएगी। जैसे हमने कहा यदि हमारा इस तरह का कार्बन लिखा है, ये 1 डिग्री कार्बन है और यहां से अगर न्यूक्लियोफाइल आता है तो उसको आने में आसानी है। अगर यही कार्बन हमारा 3 डिग्री हो जाए, हम 3 की भी चर्चा करेंगे, यही कार्बन हमारा 3 डिग्री हो जाए, अब हमारा न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल जब यहाँ अटैक करेगा तो इसको बहुत से बल्कि ग्रुप मिलेंगे, बहुत हिंड्रेंस मिलेगा, यह आसानी से घुस ही नहीं पाएगा। तो जहां रिएक्शन मिलेगी पहले वहीं रिएक्शन कर लेगा, जो भी इसको एलिमिनेट करने वाला मिलेगा, जो इसके साथ जाना चाहेगा उसको ही पकड़ के यह ले जाएगा और रिएक्शन कंप्लीट कर लेगा। यहाँ याद रखना, यानी इसकी ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसको नोट कर लो, इसके बारे में कुछ बातें और भी बतानी है, उनकी भी चर्चा की जाएगी, इसको नोट करो। चलिए यही रिएक्शन हम अब एरोमेटिक ईथर बनाएं, एराइल एल्काइल ईथर बनाएं। हमने ले लिया सोडियम फिनॉक्साइड और हमने ले लिया C2H5 या हम ले लें यहां पे CH3Br। फिर वही होगा, यह प्लस वाला ये माइनस वाला है, यह पार्शियली पॉजिटिव है, यह पार्शियली नेगेटिव है और यह फिनॉक्साइड आयन यहां जुड़ जाएगा और Br निकल जाएगा। यानी क्या प्रोडक्ट बनेगा? C6H5OCH3 और यहां पे NaBr निकल जाएगा। ठीक है ना, एनिसॉल बन गया। क्या बन गया? एनिसॉल बन गया, या कह सकते हैं फिनॉक्सीबेंजीन, सॉरी मेथॉक्सीबेंजीन। क्या कहेंगे? मेथॉक्सीबेंजीन बन गया या एनिसॉल बोल सकते हैं इसको। और रिएक्शन करा दें ऐसे ही हम इसकी, यदि इसकी रिएक्शन इससे कराएं और हम लिखें CH2CH3, ऐसा लिखते हैं CH3CH2Br। ये भी याद रखना बच्चों, ये अटैक जो करेगा वो यहां करेगा, अटैक यहां इस कार्बन पे है ना, यानी क्या बनेगा? OCH2CH3, यही तो अटैक होना है ना। यानी क्या बना? एथॉक्सीबेंजीन। क्या बना? एथॉक्सीबेंजीन। ये बन गया एथॉक्सीबेंजीन। अच्छा, एक रिएक्शन चलो बाद में देखते हैं, मिस हो गई है वहां पे, हम बाद में देख लेंगे।
ये इसका हो गया। अब इसकी कुछ लिमिटेशन है बच्चों, क्या है इसकी कुछ लिमिटेशन है। उन लिमिटेशन की हम चर्चा करते हैं, कौन कौन सी लिमिटेशन है इनके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हम कहें यदि हमें एल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड, किसको, एल्काइल हैलाइड और एल्कोक्साइड में से किसी को पिक करना पड़े, क्या करना पड़े भाई, तो क्या होगा, तो कहानी बदलने वाली है बच्चों। यहां पे देखिए प्रश्न है, हम लिख रहे हैं हमारे पास दो रिएजेंट हैं CH3, ये लिखा हुआ एक 3 डिग्री कार्बन है, इसकी वैलेंसी खाली है, और एक हमारे पास है C2H5, इसकी वैलेंसी खाली है। आपसे प्रश्न ये किया जा रहा है इन दोनों में से एक एल्काइल हैलाइड है और एक सोडियम एल्कोक्साइड है। क्या कह रहा हूं मैं, एक एल्काइल हैलाइड है और एक सोडियम एल्कोक्साइड है, किसमें हैलाइड लगाएं किसमें एल्कोक्साइड लगाएं। अभी हमने क्या किया, इसमें हैलाइड लगा दिया और इसमें एल्कोक्साइड लगा दिया, एक कंडीशन यह है। दूसरी कंडीशन लिखी हमने CH3 और यहां पे थोड़ा सही से लिख देना बेटा, जगह तो है ही, ऐसा लिख देना CH3 और यहां पे हमने लगा दिया एल्कोक्सी ग्रुप और यहां पे लगा दिया हमने C2H5Br। प्रश्न यह है, ये जो A कंपाउंड दिए हैं और ये B कंपाउंड दिए हैं, ये दोनों, ये B है और ये A का है, दोनों कंपाउंड हैं, दो टाइप्स दिए हैं। कौन कौन से टाइप्स दिए हैं, दो टाइप्स दिए हैं, A और B। प्रश्न आपका यह है कि ईथर बनाने के लिए ये और ये सही है कि ये और ये सही है। जो एक सही है वो आपको पिक करना है और जो दूसरा सही नहीं है तो उससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वही भी आपको बताना है, उस बात की भी आपको चर्चा करनी है। चलिए इस बात को हम आगे बढ़ाते हैं, इस बात को हम देखते हैं कैसा क्या होने वाला है। ये हम पहले से जानते हैं कि विलियमसन सिंथेसिस की रिएक्शंस SN2 मैकेनिज्म द्वारा होती है, ये हम जानते हैं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी 3-2-1 होती है, अर्थात वह चाहता है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये भी याद रखना, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एल्काइल हैलाइड में होता है। किसमें होता है, एल्काइल हैलाइड में होता है। एल्काइल हैलाइड में न्यूक्लियोफाइल आता है, तो एल्काइल हैलाइड को प्राइमरी होना चाहिए। ये हमने पढ़ा था, एक बार और लिख दे रहा हूं मैं। हमने लिखा था, जैसे लिखा था RONA एल्कोक्सी था और यहाँ RX लिखा था, यह इसके पास आया था, RO आया था और यहाँ इंटरमीडिएट बनाया था, इस बॉन्ड को ब्रेक किया था और बाद में ROR बन गया था, ROR बन गया था। यानी ये न्यूक्लियोफाइल एल्काइल हैलाइड पर अटैक कर रहा था, तो एल्काइल हैलाइड हमारा 1 डिग्री हो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो पहली बात तो हम ये पहचान ले, हमारा एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री इसमें है, ये ज्यादा हमारा सही लग रहा है, ये वाला हमारा सही लग रहा है। अब हमारा काम भी बन जाएगा। इससे क्या होने वाला है, पहले इसी को लिखा हमने, बी वाले को लिखा C और इसमें 3 CH3 हैं, एक और लगा दिया नीचे ONA माइनस प्लस, यहां आया हमारा एल्काइल हैलाइड है हमारा CH2Br और यहां CH3। इसमें हिंड्रेंस भी कम है क्योंकि यह 1 डिग्री है, यह 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसमें हिंड्रेंस कम है। ये न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहां अटैक करके इससे आके जुड़ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहां आके जुड़ जाएगा इस CH2 पर, और जब यहां जुड़ेगा और जुड़कर Br को हटा देगा, यानी क्या बनेगा, C, इसमें CH3 है, CH3 और एक CH3 और भी है, और यहां पर है O, CH2 CH3 बन जाएगा, ईथर बन गया, मेजर प्रोडक्ट ईथर बन गया। ठीक है कि नहीं, जब तो ये बात तो सही है, लेकिन अगर हमें ऐसे ईथर बनाने हैं, ये इसकी लिमिटेशन भी है, अगर हमें ऐसे ईथर बनाने हैं तब इसमें हमें पिक भी करना पड़ेगा।
अगर हमने इससे उल्टा केमिकल ले लिया, हमने एल्कोक्साइड जो ले लिया वो प्राइमरी है, लेकिन हमने एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री ले लिया। एल्कोक्साइड से ज्यादा मतलब नहीं है बच्चों। अगर हमने एल्काइल हैलाइड 3 डिग्री ले लिया तब क्या होगा, हमने एल्कोक्सी ले लिया हमने क्या, C2H5ONa, और हमने एल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री ले लिया। कैसा ले लिया हमने एल्काइल हैलाइड को, एल्काइल हैलाइड को 3 डिग्री ले लिया। थोड़ा इसको साइड में लिख दें, ऊपर लिख दें इसको, है ना, इसका यूज होना है। हमने 3 डिग्री ले लिया, ये कार्बन एक ये है, एक कार्बन ये है, और एक कार्बन ये है, और यहाँ पे हैलोजन लगी हुई है। सब पे क्या लगे हुए हैं, H लगे हुए हैं, यहाँ सब पर H लगे हुए हैं। अब जब हमारा न्यूक्लियोफाइल इस पर बच्चों अटैक करेगा तो यहाँ उसको बहुत अधिक हिंड्रेंस मिलेगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा। हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाएगा, वो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा। फिर क्या होगा, जब वो यहाँ नहीं पहुंच पाएगा तो वो यहाँ से H ले जाएगा। क्या करेगा भाई, यहाँ से H ले जाएगा, और H ले जाएगा तो ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसकी सिमेट्री बिगड़ेगी, और ये बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, तो ये Br भी निकल जाएगा। फिर यह Br भी यहाँ से निकल जाएगा बाहर, और HBr निकल जाएगा, और वो इससे रिएक्शन कर लेगा। ये बात आपको समझ में आ रही है ना, इसको बात मिटा के लिखेंगे फिर कि यदि 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है हमारा, जब 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा तो वहां न्यूक्लियोफाइल अंदर तक अटैक कर ही नहीं पाएगा, वो अंदर तक नहीं जा पाएगा, और वो रिएक्शन करने के लिए इस कार्बन तक पहुंच ही नहीं पाएगा। उससे पहले ही अगल बगल हाइड्रोजन लटक रहे हैं, यही कहेगा भाई मुझसे ही रिएक्शन कर ले, तो यह क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा, C2H5OH बना लेगा, और ये फ्री, Na+ बचा तो Na+ Br को ले जाएगा, NaBr भी फ्री हो गया, अर्थात एलिमिनेशन हो जाएगा, और मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट एल्कीन बनेगा। इस बात को मैं लिख दे रहा हूं व्यवस्थित करके। क्या लिखा हमने, C2H5ONa, अब इसकी रिएक्शन हुई CH3Br से। जब यह रिएक्शन होगी बच्चों तो ये इसके अंदर नहीं पहुंच पा रहा था, तो यहां से H ले गया और यहां से Br ले गया, और बना क्या, CH3, C डबल बॉन्ड CH2 और CH3, अर्थात एल्कीन बन गया। क्या बन गया, मेजर प्रोडक्ट के रूप में हमारा एल्कीन बन गया। ये क्वेश्चन बहुत आता है बच्चों, एनसीईआरटी की बुक्स में दिया भी हुआ है कि जब यह रिएक्शन प्राइमरी एल्काइल हैलाइड से हो रही थी तब तो ठीक था बात, तब तो ठीक बात थी, न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कर दिया और ईथर मेजर प्रोडक्ट बना। लेकिन यही रिएक्शन में एल्काइल हैलाइड यदि हमारा टर्शरी आ जाएगा तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें बहुत अधिक हिंड्रेंस होता है, न्यूक्लियोफाइल वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा, उससे पहले ही वह H को लेकर बाहर निकल जाएगा C2H5OH के रूप में, और C2H5OH के रूप में बाहर निकल जाएगा तो सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, सब्स्टिट्यूशन की जगह एलिमिनेशन हो जाएगा, और एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा, मेजर प्रोडक्ट, एल्कीन मेजर प्रोडक्ट बनेगा। चलिए एक दो रिएक्शन और देखते हैं। अगर हमें एराइल और एराइल और एल्काइल ईथर बनाना है, कौन सा ईथर बनाना है हमें, दूसरी बात करें। पहली बात तो हो गई है, लिमिट है इसकी कि एल्काइल हैलाइड प्राइमरी ही होना चाहिए, टर्शरी नहीं होना चाहिए। सेकेंडरी में बनेगा, कुछ मात्रा में एलिमिनेशन भी होगा, अगर 2 डिग्री होगा तो मिक्सचर बनेगा, एलिमिनेशन भी होगा। दूसरी बात, अगर हमें एल्काइल और एराइल हैलाइड बनाना है तो एल्कोक्सी ग्रुप, क्या कह रहा हूं मैं, एल्कोक्सी ग्रुप हमेशा, जो फिनॉक्सी होना चाहिए, यानी कि फिनॉक्सी ग्रुप होना चाहिए हमेशा। इसको लिखें, यहां हैलाइड है ना Br, यहां पे एल्कोक्सी और फिनाइल हैलाइड नहीं ले सकते हम, फिनॉक्सी ग्रुप लेंगे और एल्काइल हैलाइड लेंगे हम। ऐसा क्यों, क्योंकि यह रिएक्शन बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। क्या हो रही है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। और अगर यहाँ पे इसमें हम अगर ये ले लें, यानी यहाँ Br लगा दें और यहाँ C2H5ONa लगा दें,
तो इसमें ये BrOC2H5 से सब्स्टिट्यूट आसानी से नहीं हो पाएगा, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं अर्थात न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आसानी से नहीं होती है। तो यही भी इसकी लिमिट है कि हमें अगर एराइल और एल्काइल हैलाइड बनाना है तो एल्कोक्सी ग्रुप फिनॉक्सी ग्रुप को ही लेना पड़ेगा, हमें हमेशा फिनॉक्सी ग्रुप ही रहेगा, यहां एल्काइल हैलाइड लिखना पड़ेगा। फिनॉक्सी ग्रुप एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करेगा, अगर इससे उल्टा होगा तो कोई इनमें रिएक्शन नहीं होगी। अगर ये है तब तो काम आपका बन गया, और बन गया आपका C2H5, NaBr निकल जाएगा। लेकिन इससे उल्टी बात आ गई, अगर यहां लिखा हुआ है Br और यहां लिखा हुआ है C2H5ONa, तो आपकी नो रिएक्शन, आपकी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगी। अगर हमें एराइल ईथर बनाना है, क्या कह रहा हूं मैं, अगर हमें तीसरा एराइल ईथर बनाना है तो यह विधि उपयुक्त नहीं है। किसके लिए? एराइल ईथर, यह विधि एराइल ईथर बनाने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। इस विधि से हम एराइल ईथर आसानी से नहीं बना सकते हैं, बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें एराइल ग्रुप में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन होगा ही नहीं, तो एराइल ईथर नहीं बना पाएंगे। अगर यही एराइल ले लें और ये भी एराइल ले लें तो एराइल ईथर नहीं बनेगा। क्या क्या लिमिटेशन हो गई बच्चों? पहली लिमिटेशन जो हो गई, जब अगर अनसिमेट्रिकल ईथर बनाना भी है हमें, अगर हमें पिक करना पड़े तो हमें एल्काइल हैलाइड को 1 डिग्री ही पिक करना है। अगर एल्काइल हैलाइड गलती से 3 डिग्री कर लिया हमने तो हमारा प्रोडक्ट बदल जाएगा। एराइल एल्काइल ईथर बनाने के लिए सोडियम फिनॉक्साइड ही लेंगे हम, यहाँ क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, आयोडोबेंजीन नहीं ले सकते, क्योंकि उनमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होती है, और एराइल ईथर तो बन ही नहीं सकते इससे। ठीक है ना, इसको नोट कर लो, अगली हेडिंग लगाते हैं फिर। चलिए, एल्कोहल को हमारा ईथर को और भी विधियों द्वारा हम बना सकते हैं। यदि हम क्या करें, कोई भी एल्काइल हैलाइड ले लें, ये एल्काइल हैलाइड ले लिया, इसकी यदि हम इसको सिल्वर ऑक्साइड के साथ, किसके साथ? सिल्वर ऑक्साइड Ag2O के साथ हीट कर दें, क्या कर दें भाई? हीट कर दें, तो ये AgBr निकल जाएगा, और AgBr निकलकर C2H5OC2H5 बन जाएगा। 2AgBr निकल गया और C2H5OC2H5 बन गया। बच्चों, इसकी भी लिमिटेशन है। क्या है? यह जो विधि है, यह विधि केवल सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए उपयोगी है। केवल सममित ईथर बनेंगे, क्या बनेंगे? सममित ईथर बनाने के लिए ज्यादा उपयोगी है सममित ईथर। अनसिमेट्रिकल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ अनसिमेट्रिकल ईथर बनेंगे भी तो मिक्सचर बनेगा। नॉर्मली सममित ईथर के लिए उपयोग की जाती है, जहां पे O के दोनों पक्षों में एल्काइल ग्रुप एक समान आएंगे, उसके लिए उपयोगी है। किसकी? एल्काइल हैलाइड की सिल्वर ऑक्साइड से रिएक्शन कराने पर। एक रिएक्शन बच्चों और भी थी, जो कि अभी हमने बीच में जब निर्जलीकरण पढ़ रहे थे, तो निर्जलीकरण एक और डिहाइड्रेटिंग एजेंट से भी कर सकते हैं हम। वह डिहाइड्रेटिंग एजेंट है एल्यूमिना, Al2O3। और यहाँ पे हम 525 केल्विन तापमान ले लें, यहाँ पे यदि हम 525 केल्विन तापमान ले लें, तो वैसे ही जैसे कि कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में हुआ था, इसके 2 मॉलिक्यूल, इसको मैं लिख ही दे रहा हूँ, OH HOC2H5, इसके 2 मॉलिक्यूल में से वाटर निकल जाएगा और C2H5OC2H5 डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डाई इथाइल ईथर बन जाएगा। यहां भी वही लिमिटेशन आएगी बच्चों, नॉर्मली सिमेट्रिकल ईथर बनाने के लिए उपयोगी रहेगी, सममित ईथर बनेंगे, इसकी लिमिटेशन भी होगी। दूसरी बात, अगर टेम्परेचर को ध्यान रखना है हमें, टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा प्रोडक्ट
ईथर की जगह एल्कीन हो जाएगा। इसमें भी याद रखना बच्चों। तो ईथर बनाने की जो विधियों का कालांश चल रहा था बच्चों, वह आप ईथर बनाने की सभी विधियों की हमने चर्चा कर ली है। अगले कालांश में ईथर के भौतिक गुणों की चर्चा करेंगे।